गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए प्रकार की वीडियो और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नई नई इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था पादप उत्तक संवर्धन के प्रकार। लास्ट पार्ट में अपन ने डिस्कशन किया था कैलस संवर्धन का और उसमें अपन बात कर चुके थे अंग जनन की या ऑर्गेनोजेनेसिस। ये एक ऐसी तकनीक है पादप उत्तक संवर्धन तकनीक है जिसकी सहायता से अपन पादप के किसी भी भाग को लेकर के कैलस का संवर्धन कर सकते हैं और कैलस के संवर्धन के बाद अपन इंडिविजुअल किसी एक अंग को निर्मित कर सकते हैं, जैसे रूट है, शूट है इत्यादि को निर्मित किया जा सकता है और उसी कैलस को ट्रांसफर करेंगे अपन ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के अनुपात वाले संवर्धन माध्यम में, तब आपका शूट विकसित होगा और शूट से अपन एंटायर संपूर्ण पादप विकसित कर सकते हैं और उसी प्रकार से रूट डेवलप कर सकते हैं और रूट से संपूर्ण पादप को विकसित किया जा सकता है। तो कैलस संवर्धन से अपन ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया को पढ़ चुके थे। अब कैलस के संवर्धन के बाद अपन इसी कैलस से कायिक भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं और कायिक सोमेटिक एम्ब्रियो। क्या है सोमेटिक एम्ब्रियो? कि पादप की कोई भी कायिक कोशिका है, उस कायिक कोशिका को लेकर के कायिक कोशिका को लेकर के भ्रूण को विकसित करना क्या कहलाता है? आपका कायिक भ्रूण कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कायिक भ्रूणोद्भवन या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी कायिक भ्रूणोद्भवन की परिभाषा बताई है कि जब भ्रूण का निर्माण कायिक उत्तक की कोशिकाओं से होता है। तो अभी बताया ना आपको कि कायिक कोशिका से भ्रूण का बनना कायिक भ्रूण कहलाता है। तो कायिक उत्तक की कोशिकाओं से होता है तब भ्रूण जनन की प्रक्रिया जो होती है इस प्रक्रिया को कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। कैलस की इस द्विगुणित कायिक कोशिका से एक कायिक भ्रूण का है वो निर्माण होता है। अब जो आपके पास कैलस बना हुआ है, ठीक है, अब इस जो कैलस बना हुआ है इस कैलस का अपन क्या करेंगे? कायिक भ्रूण विकसित करेंगे। कैसे करेंगे? प्रोसेस वही है कि आपने संवर्धन माध्यम बनाया, ठीक है, इस संवर्धन माध्यम को परखनली या किसी भी पात्र कॉनिकल फ्लास्क के बीकर इत्यादि में ले लिया। लेने के बाद अब कैलस है अपने पास, इस कैलस को इस कृत्रिम संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करेंगे, ठीक है। जैसे स्थानांतरित करेंगे तो इसका कल्चर मीडियम का, इस संवर्धन माध्यम का थोड़ा संगठन है वो डिफरेंट टाइप का होगा, जिसके द्वारा इस कैलस से आपका कायिक भ्रूण बनेगा और जैसे इसके अंदर कायिक भ्रूण सोमेटिक एम्ब्रियो बन जाता है तो इसको दूसरे संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर लिया जाता है और वहां से एंटायर प्लांट को विकसित करके हार्डनिंग यूनिट के अंदर भेज दिया जाता है। यानी कि बाहरी वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार इसको एडप्ट करने के लिए भेज दिया जाता है ग्रीन हाउस घर में और ग्रीन हाउस के बाद उसको ट्रांसफर किया जाएगा नर्सरी में और नर्सरी से धीरे धीरे वो इसकी सप्लाई कर लेते हैं अपन किसको? किसान। तो ये था आपका कायिक भ्रूण। अब कायिक भ्रूण की प्रोसेस की जो प्रक्रिया सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रिटर्ड और स्टीवर्ट ने इन 1958 में ये प्रक्रिया है वो जो की थी। तो ये था आपका कैलस संवर्धन। कैलस से आप अंग बना सकते हैं, अंग से संपूर्ण पादप बना सकते हैं। दूसरा, कैलस की कायिक कोशिका से आप कायिक भ्रूण बनाते हैं और कायिक भ्रूण से पूरा प्लांट निर्मित किया जा सकता है। तो ये तो था आपका
पहला प्रकार पादप ऊतक संवर्धन तकनीक का कैलस का संवर्धन। ठीक, दूसरा यहाँ पर संवर्धन का प्रकार है कोशिका निलंबन संवर्धन। ये रहा, जिसको कहते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। और सेल सस्पेंशन कल्चर की एक विशेषता है कि इस प्रकार के संवर्धन माध्यम में आपका जो कृत्रिम माध्यम होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तरल होगा, अर्ध ठोस नहीं होगा। अब कैलस के संवर्धन के लिए और जो आपने परागकोश के संवर्धन के लिए जो अपन कृत्रिम संवर्धन माध्यम काम में ले रहे थे वो कैसा था? ठोस अर्ध ठोस था, ठोस अर्ध ठोस था। अब सेल सस्पेंशन कल्चर में आपके कृत्रिम संवर्धन माध्यम का जो मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा? सॉलिड, थोड़ा तरल रहेगा। ठीक है, तरल माध्यम में इन कोशिकाओं को संवर्धित करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को निलंबन संवर्धन कहते हैं। ठीक, अब निलंबन संवर्धन करते क्यों कि सर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? अब इस तकनीक का उद्देश्य पहले मैंने आपको बता दिया था कि व्यावसायिक स्तर की जो गतिविधियां हैं, व्यावसायिक स्तर की मतलब कोई भी ऐसा पादप उत्पाद है जो मानव जीवन के लिए क्या है? उपयोगी है। तो उस मानव जीवन के उपयोगी उत्पाद को अपन ज्यादा से ज्यादा संवर्धित किस प्रकार से करें, यानी कि उसका प्रोडक्शन अपन इतना फास्ट और कम समय में करें कि ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो मानव के उपयोगी है वो सभी लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंच सके। तो निलंबन संवर्धन का उद्देश्य है कि व्यावसायिक स्तर पर द्वितीयक उपापचय, द्वितीयक उपापचय का मतलब होता है सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स, कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैव सक्रिय अणु होते हैं, और किसी पादप ऊतक से प्राप्त करने के लिए, ये कोई पादप ऊतक है, उस पादप ऊतक में मान लो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स पाए जा रहे, प्रोलिन है, स्टेरॉइड्स है, ठीक है, इस प्रकार के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, पादप ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेटाबॉलाइट्स पाए जाते हैं, कुछ जैव एक्टिव मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो किसी इंडिविजुअल पादप ऊतक से प्राप्त किए जाते हैं। तो अब इसको प्राप्त करना है हमें, तो प्राप्त करने के लिए उन कोशिका को या उस ऊतक को क्या करना पड़ेगा? संवर्धित करना पड़ेगा। संवर्धित करने के लिए उस संदर्भ में माध्यम कैसा लेना पड़ेगा? हमें तरल माध्यम ले लिया। अब इस प्रकार के संवर्धन की एक और विशेषता है कि इसका जो आपका तरल माध्यम होगा, तरल संवर्धन माध्यम है, उस तरल संवर्धन माध्यम के अंदर अपन किसी भी पादप ऊतक को क्या करवाएंगे? संवर्धित करवाएंगे। जब भी संवर्धित करवाएंगे तो इस संवर्धन माध्यम को एक घूर्णित उपकरण आता है। क्या आता है? एक घूर्णित उपकरण आता है। उस घूर्णित उपकरण के ऊपर इसका घूर्णन करवाया जाता है, रोटेशन करवाया जाता है। एक इस प्रकार की मशीन आती है, ठीक है, वो मशीन है बारंबार यहाँ पर इस प्रकार से आगे पीछे वो घूर्णित होती रहेगी, घूर्णित होती रहेगी, और उस घूर्णित के अंदर ही आपका प्लांट मटेरियल है। तो जैसे ही वो घूर्णित करेगी तो आपका तरल माध्यम है वो आगे पीछे वो घूर्णित होगा। जैसे ही घूर्णित होगा तो आपका जो पादप ऊतक है उस पादप ऊतक को प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो पाएंगे, और साथ ही साथ उस पादप ऊतक को जिसको हम संवर्धित करना चाह रहे या कर रहे हैं उसको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो जाती है। यानी कि इस घूर्णित उपकरण पर पादप ऊतक को हमें संवर्धित करवाना है, और घूर्णन इसलिए करवा रहे हैं कि उस पादप ऊतक को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। पादप ऊतक संवर्धन का चौथा प्रकार है परागकोश व परागकण का संवर्धन। ठीक है, कैसे? परागकोश और परागकण को संवर्धित करने का क्या उद्देश्य है? अगुणित पादप यदि हमें प्राप्त करना है, किसी भी पादप से अगुणित पादप हैप्लॉइड प्लांट हमें निर्मित करना है, तो या तो परागकण को आप संवर्धित कर लें
या फिर किसको कर ले, पराग कोश को संवर्धित कर ले, जिससे आपका संवर्धन माध्यम तैयार अलग अलग करना पड़ेगा। अब बात करें भारत की, तो भारत में सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक थे, शिप्रा गुहा व सतीश चंद्र माहेश्वरी। सिंपल अपन इसको कहते हैं गुहा एवं माहेश्वरी नामक वैज्ञानिकों ने धतूरा का एक प्लांट, जिसका वैज्ञानिक नाम है डटूरा इनोक्सिया, डटूरा इनोक्सिया प्लांट के अगुणित पादप की परागकोश को संवर्धन द्वारा इस प्रक्रिया को प्राप्त किया गया था। यानी कि इन्होंने धतूरे के पादप की अगुणित कोशिका परागकोश को संवर्धित करवा करके अगुणित पादपों को विकसित किया था। ठीक, अब इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि अगुणित पादप हमें प्राप्त करने हैं, तो इस प्रोसेस को अपन क्या करेंगे, उपयोग में लेंगे। यदि आप अगुणित पादप से वापिस द्विगुणित संपूर्ण पूरा पादप विकसित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उनकी भी प्रोसेस अभी मैं आपको बोर्ड पर डायग्रामेटिक तरीके से बताऊंगा। तो उनके लिए आपको जो अपन ने परागकोश या परागकण, ये परागकोश या परागकण के संवर्धन से जो अगुणित पादप प्राप्त किया है, इस अगुणित पादप के संवर्धन माध्यम में यदि अपन इसको कोल्चिसिन से उपचारित करते हैं, केमिकल आता है कोल्चिसिन, और इस कोल्चिसिन से उपचारित करते ही आपको संपूर्ण द्विगुणित पादप प्राप्त हो जाएगा। तो सर इनको हमें इनसाइड दी लेबोरेटरी कंडीशन में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्स प्लांट का चयन करना है, एक्स प्लांट का चयन। और आपको बताया था कि अलग अलग उद्देश्य के लिए एक्स प्लांट है वो अलग अलग तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, अगुणित पादप बनाना चाह रहे हैं, और अगुणित पादप को तैयार करने के लिए उस समय भी मैंने आपको बताया था कि एक्स प्लांट के रूप में अपन चयन करेंगे परागकोश का। ठीक, पुष्प में परागकोश कहाँ पाए जाते हैं सभी को आपको पता ही है। तो ये रहा परागकोश। अब इस परागकोश का हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। चयन करने के बाद वापस माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण याद कीजिए आप। पहले चरण में क्या होता था, एक्स प्लांट का चयन और उसका स्टरलाइजेशन, क्या करते थे, स्टरलाइजेशन। तो एक्स प्लांट, अब ये जो परागकोश है वो बहुत ही इस प्रकार की संरचना है कि इसको अपन सीधा वॉश नहीं कर सकते। तो एक मसलिन क्लॉथ आता है, कपड़ा, उस कपड़े के अंदर इसको क्या करेंगे, बांधेंगे, पैक करेंगे। पैक करने के बाद इथेनॉल, मर्क्यूरी क्लोराइड है आपका, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, उसमें इसका क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, ताकि कोई बाहर से अपन ला रहे तो कीटाणु इत्यादि हो तो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अब आपने पहले से संवर्धन माध्यम तैयार करके रखा है। अब जो संवर्धन माध्यम आपने बनाया है, संवर्धन माध्यम में इस परागकोश का चयन हो जाता है, चयन के बाद इसका स्टरलाइजेशन हो जाता है। स्टरलाइजेशन के बाद इस परागकोश का हमें इस कृत्रिम संवर्धन माध्यम के अंदर क्या करना है, सरोपण करना है। और सरोपण बार बार अपन यूज में रह रहे हैं, इनोकुलेट करना, प्लांट मटेरियल को इनोकुलेट करना। इनोकुलेट करने का मतलब हुआ कि जो आपका एक्स प्लांट है उस एक्स प्लांट को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरोपण या इनोकुलेशन कहते हैं। ठीक, अब इनोकुलेशन हो गया। इनोकुलेशन हो जाने के बाद अपन इस कृत्रिम संवर्धन माध्यम को कहाँ रखेंगे, कल्चर रूम में। कल्चर रूम में एक संवर्धन कमरा अलग से बना हुआ होता है, उस संवर्धन कमरे के अंदर इसको रखेंगे और कुछ सप्ताह बाद, 7 दिन के बाद अपन देखते हैं तो जो परागकोश इस संवर्धन माध्यम में अपन ने इनोकुलेट किया था वो इस प्रकार की संरचना में है, वो परिवर्तित होता है। अब आप ये संरचना बनी, एक तो ये बनती है अगुणित कैलस। यदि आपका ये जो संवर्धन माध्यम है एकदम नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा, उस संदर्भ में तो आपका बनेगा अगुणित भ्रूण। किससे, इस परागकोश से
बढ़ेगा अगुणित भ्रूण। यदि आपने इस संवर्धन माध्यम में क्या डाल रखा है 2,4-D, तो इस पराग कोश से आपका बनेगा अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल, अगुणित कैलस बनेगा। क्या बनेगा? अगुणित कैलस। तो दोनों ही नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल संवर्धन माध्यम, मीडिया एकदम नॉर्मल है, ठीक है, जितने आवश्यक पोषक तत्व चाहिए इतने ही आपने दिए, तब तो बनेगा अगुणित भ्रूण। यदि उस संवर्धन माध्यम में आपने 2,4-D मिला दिया है तो बनेगा अगुणित कैलस। अब अगुणित भ्रूण से और अगुणित कैलस से आप जो चाहे निर्मित करवा सकते हैं, कैलस से भी आप कोई भी निर्मित करवा सकते हैं। तो अब अपने पास अगुणित भ्रूण बन गया है, अगुणित कैलस बन गया है। अब आप अगुणित भ्रूण से वापस एक नया संवर्धन माध्यम बनाएंगे। उस नए संवर्धन माध्यम में आप इस अगुणित भ्रूण को क्या करेंगे, इस मीडियम से लेकर के इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अगुणित भ्रूण से भी आप अगुणित पादप हैप्लॉइड प्लांटलेट को निर्मित कर सकते हैं, और जो आपका अगुणित कैलस बना है उस अगुणित कैलस को भी आप नए संवर्धन माध्यम में इनोकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही विधियों से आप अगुणित पादपों को निर्मित कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से पराग कोश का संवर्धन इस प्रोसेस से करेंगे, और इस प्रोसेस से हो जाने के बाद अब जो कल्चर रूम में या कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जो आपका पादप बना है वो पादप कैसा होगा, अगुणित पादप होता है। यहां तक क्लियर है सभी के। दूसरी बात, ये तो बात की अपन ने पराग कोश की, दूसरी बात करते हैं पराग कणों की। अब ये पराग कोश है, पराग कोश है, उस पराग कोश के अंदर भरे रहते हैं पराग कण, ठीक है। और जैसे ही पराग कोश का परिस्फुटन होता, परिस्फुटन का मतलब क्या हुआ कि उसका प्रकीर्णन होगा, फूटेगा, पराग कोश फूटेगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, पराग कण। तो उन पराग कणों को अपन कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवा करके अगुणित पादप को विकसित कर सकते हैं। तो सर इनकी प्रोसेस कैसे होगी, तो यहाँ पर दो प्रोसेस है, पराग कोश और पराग कण। अभी अपन ने बात की यहाँ से लगा करके यहाँ तक, किसकी बात की है, पराग कोश की। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, परागकण की, पोलन ग्रेन। अब ये परागकण है, इस परागकण, अब यहाँ पर एक्स प्लांट के रूप में आपका काम कौन कर रहा है, परागकण कर रहा है, ठीक है। जो भागपन पादप का लेयर है वो एक्स प्लांट करते थे। इस परागकणों को अपन ने कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर क्या करवाया, संवर्धित करवाया। वापिस इस संवर्धन माध्यम को अपन कहाँ रखते हैं, कल्चर रूम में रखते हैं। कल्चर रूम में रखने के बाद इस प्रकार की कोशिका है वो 6-7 दिन के बाद बढ़ती है, और धीरे धीरे इस परागकणों से परो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। क्या बनता है, परो एम्ब्रियो, प्राक भ्रूण बनता है, प्राक भ्रूण बनता है, ठीक है। और ये जो प्राक भ्रूण बना है ये आगे और विकसित होकर के पोलन एम्ब्रियो, ये इसको कहते हैं पराग भ्रूण, सॉरी पराग भ्रूण, और यही पराग भ्रूण आगे जाकर के आपके अगुणित पादप या हैप्लॉइड प्लांटलेट को निर्मित करने का क्या करता है, काम करता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से परागकोश एवं परागकणों के संवर्धन से आप अगुणित पादप निर्मित कर सकते हैं इस टेक्निक्स के द्वारा, ठीक। अब के सर हमने अगुणित पादप बना लिया है, अब हम इस अगुणित पादप से कौन सा पादप निर्मित करना चाहते हैं, द्विगुणित पादप। और द्विगुणित पादप को निर्मित करने के लिए एक रसायन है जिसका नाम है कॉलचिसिन रसायन। अब इस पादप के संवर्धन माध्यम को अपन कॉलचिसिन से उपचारित करेंगे, ट्रीट करेंगे। जैसे ही ट्रीट करेंगे तो ये जो आपका अगुणित पादप था ये परिवर्तित हो जाएगा द्विगुणित पादप में, और द्विगुणित पादप का मतलब है 2n, द्विगुणित का मतलब 2n और अगुणित का मतलब है n। तो इस प्रकार से n और 2n पादप निर्मित कर सकते हैं। अभी अपन ने परागकोश और परागकण के संवर्धन का मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है आपका, n या अगुणित पादप को क्या करना, विकसित करना।
अब के सर हम इस अगुणित पादप से द्विगुणित पादप विकसित करना चाहे तो आप कोलचिसिन से इसका क्या कर ले, उपचारित कर ले, ट्रीट कर ले, तो आपका ये है वो द्विगुणित पादप भी निर्मित हो जाएगा। तो एक उद्देश्य के साथ साथ आपके दोनों उद्देश्यों को आप पूरा कर सकते हैं। अब जो आपके अगुणित पादप है इसको प्राप्त करने की तकनीक का मुख्य उपयोग है वो पादप प्रजनन की क्रिया में शुद्ध वंश क्रम को प्राप्त करने में किया जा सकता है। तो इस टेक्निक्स के माध्यम से आप पादप प्रजनन की क्रिया द्वारा शुद्ध वंश क्रम को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कि ऐसा कोई पादप है जिसका परागकोश है उपयोगी है, ठीक है, तो इसमें आप प्लांट ब्रीडिंग के कार्यक्रम से एक शुद्ध वंश क्रम को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा काम भारत में आपको बता दिया मैंने कि भारत में सर्वप्रथम 1964 में एक भारतीय वैज्ञानिक है शिवराज बुआ मुखर्जी और सतीश चंद्र माहेश्वरी ने धतूरे के पौधे की परागकोश और परागकण के संवर्धन से अगुणित पौधे प्राप्त किए। और इसी के साथ साथ इनका पात्रे संवर्धन का मतलब हुआ कि किसी भी पात्र में प्रखनली या कॉनिकल फ्लास्क या बीकर में इसको क्या किया, संवर्धित करने का जो सर्वप्रथम काम किया है वो एक जापान के वैज्ञानिक थे जिसका नाम है सीमा कुरे ने 1943 में ये काम किया था। इसके बाद भी सोलेनेसी कुल के कुछ पौधे हैं उसमें सबसे अधिक अगुणित पादप विकसित करने का काम भी संपादित किया जा चुका है। तो ये अपन ने बात की आज कैलस संवर्धन की, दूसरी बात की सेल सस्पेंशन कल्चर की और तीसरी बात की परागकोश एवं परागकणों के संवर्धन के द्वारा अगुणित पादप को किस प्रकार से निर्मित किया जा सकता है। ये जो आपको बोर्ड पे फोटो दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लें। इसका चैप्टर पूरा होते ही मैं आपको इसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा PDF में। ओके, थैंक यू।